बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ रियासत के जमींदार विक्रम, जो कि बहुत ही नेक दिल और भले इंसान थे, उनकी पत्नी का नाम रेणुका, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। विक्रम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके 2 पुत्र थे, संग्राम और दक्ष। दोनों भाइयों के बीच 5 साल का अंतर था। संग्राम बड़ा पुत्र होने के साथ ही अधिक लाड़ प्यार के कारण थोड़ा जिद्दी, स्वार्थी और घमंडी किस्म का इंसान बन गया था। वो रियासत के किसानों से बहुत बुरा व्यवहार करता था, जो विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर संतान मोह के कारण वो नजरअंदाज करता था। इसके विपरीत दक्ष बहुत ही गंभीर, मिलनसार और मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान था। वो अपने रियासत का काम बहुत ही ध्यान और मुस्तैदी से किया करता था और किसानों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता, जिसके कारण रियासत के सभी लोग उसे बहुत इज्जत और सम्मान देते थे। इसी वजह से संग्राम को अपनी गद्दी हमेशा खतरे में दिखाई पड़ती, इसीलिए वो दक्ष को अंदर ही अंदर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पिताजी, पता चला है कि शहर में बहुत ही अच्छे किस्म के गेहूं के बीज आए हैं, जिसकी पैदावार हम लोगों के बीज की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। साथ ही साथ वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप आज्ञा दें तो इस बार उसी बीज की खेती करवाई जाए। संग्राम, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि जैसा सब चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। महंगी बीज खरीदने में अनावश्यक पैसे भी खर्च होंगे और नए बीज लगाने में जोखिम भी है कि पता नहीं उसकी उपज कैसी हो। जोखिम तो है। तुम क्या कहते हो दक्ष? मेरे विचार से तो जोखिम लेना चाहिए। वैसे भी बिना जोखिम के कोई फायदा नहीं होता। अगर इस बीज से हम लोगों की उपज अच्छी होती है तो अगले साल से हम लोग अपना बीज खुद भी इस्तेमाल करेंगे और अपने रियासत के भी सभी किसानों को सस्ते दामों पर बीज दे सकते हैं, जिससे हमारे रियासत में काफी अच्छी पैदावार होगी और हमारे रियासत की भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है दक्ष, तुम कल शहर जाकर बीज खरीदने की व्यवस्था करो और कुछ नई खाद के बारे में भी पता करके आना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकलता हूँ। इस बात से संग्राम भीतर ही भीतर बहुत नाराज हुआ और उसका द्वेष दक्ष के लिए बढ़ने लगा। अगले दिन सुबह दक्ष घोड़े पर सवार होकर शहर जाता है और बीज खरीदकर दुकानदार से बीज की बोरी को घर भेजने के लिए कह देता है। फिर नई किस्म के खाद का पता करके वापस घर लौटने के लिए निकलता है। रास्ते में दक्ष ने एक नागिन को देखा, जिस पर एक चील बार बार हमला कर रहा था और नागिन अपने फन से अपना बचाव करते हुए चील को डसना चाहती है, पर चील बार बार उसे चकमा देकर उड़ जाता है। इस तरह बार बार चील नागिन को झपटा मारता है और नागिन अपने आप को बचाती रही, जिससे नागिन लहूलुहान हो जाती है। इसे देखकर दक्ष के दिल में नागिन के लिए करुणा उत्पन्न होती है और वो घोड़े से उतरकर तलवार निकालकर चील की तरफ दौड़ता है और चील को डराने के लिए उस पर तलवार से वार करता है। इससे डरकर चील वहाँ से उड़ जाता है। चील के हमले के कारण नागिन बहुत घायल और लहूलुहान हो गई थी और अधमरी पड़ी थी। दक्ष को कुछ जंगली पत्तों की जानकारी थी, जिससे जख्म का इलाज होता था। वो फौरन जाकर वैसे पत्ते तोड़कर लाता है और उसका रस नागिन के बदन पर लगाता है। पत्ते के रस लगने से नागिन के शरीर में जान आने लगती है। वो बहुत ही धन्यवाद भरी आँखों से दक्ष को देखती है। दक्ष को देखने के कारण नागिन की आंखों में दक्ष की तस्वीर खींच जाती है। कहते हैं कि नागिन जिसको भी बहुत ध्यान से देखती है, उसका चित्र नागिन के आंखों में सदा के लिए बस जाता है। वो दक्ष को धन्यवाद देते हुए मन ही मन कहती है कि मेरी जान बचाने का कर्ज उधार रहा, अगर वक्त ने मौका दिया तो कर्ज जरूर चुकता कर दूंगी। इसके बाद वो जंगल चली गई और दक्ष भी घोड़े पर सवार होकर अपने हवेली में आ जाता है। सारी घटी घटनाएं दक्ष विक्रम और संग्राम को बताता है, जिसे सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके भाई संग्राम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसके बाद काफी समय बीत गया और बीतते समय के साथ दक्ष की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। यहाँ संग्राम की बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही थी। दक्ष की लगातार बढ़ रही ख्याति के कारण संग्राम उस पर बहुत जलता था। उसे कहीं न कहीं अपनी गद्दी खतरे में दिखाई देती थी। संग्राम हमेशा ही अपने चमचों से घिरा रहता था, जिसमें सबसे शातिर और दुष्ट तेजस था, जो कि उसकी झूठी तारीफ किया करता था और उसे दक्ष के विरोध में हमेशा ही भड़काता रहता। एक दिन की बात है, जब संग्राम अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला, जो ठेले पर अनाज लाद कर ले जा रहा था और ठेला काफी भारी होने के कारण खींच नहीं पा रहा था। इतनी सी बात पर संग्राम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अरे बूढ़े, हटाओ अपना ठेला मेरे सामने से। कहां से आ जाते हैं। ठेला काफी भारी था
और उसका पहिया किसी गड्ढे में फंसा हुआ था, जिसके कारण बहुत कोशिश करने के बाद भी ठेला बाहर ही नहीं निकल पाता है। अब संग्राम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में उतरकर वो बूढ़े किसान को धक्का देता है, जिससे बूढ़ा किसान रोड पर गिर जाता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने में ही दक्ष वहां पहुंच जाता है। वो दौड़कर उस किसान को उठाता है और ठेले के पहिए को निकालने के लिए उसकी मदद करता है। साथ ही साथ अपने बड़े भाई की करतूत के लिए क्षमा भी मांगता है। दक्ष के इस कार्य से संग्राम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। जब ये सारी बातें संग्राम के चमचे तेजस को पता चलती है, तो वो संग्राम के पास आकर दक्ष के खिलाफ काफी भड़काता है और कहता है, ये सारा काम दक्ष आपको नीचा दिखाने के लिए करता है। वो किसानों में आपके खिलाफ विद्रोह पैदा करना चाहता है, साथ ही साथ बड़े भाई की गद्दी भी हड़पना चाहता है। तेजस की बातें सुनकर संग्राम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दक्ष को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है और तेजस से, तेजस, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। दक्ष मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करने में लगा रहता है। उसने पिताजी को भी अपने पक्ष में कर लिया है और वह भी केवल उसी की बातों को सुनते हैं। तुम ठीक कहा करते थे कि दक्ष ये सारा काम मेरी गद्दी हड़पने के लिए कर रहा है। मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं उसे अच्छे से सबक सिखा सकूं। मालिक, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, पर आप मुझे कुछ करने ही नहीं देते। अन्यथा मैं तो दक्ष का इलाज चुटकियों में कर दूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा है तो दक्ष को सदा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा। मालिक, आप कहा और वो कहा, हमें तो बस आपके जैसा ही मालिक चाहिए। पर उसे आपकी कद्र कहा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जिनके पास हर मर्ज की दवा है। केवल उन्हें उस आदमी का पहना हुआ कपड़ा चाहिए, जिस पर तांत्रिक क्रिया करके वो उसे सदा के लिए परलोक भेज देते हैं। इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? और किसी को पता चल गया तो? नहीं मालिक, किसी को भी पता नहीं चलेगा और काम ये आराम से हो जाएगा। ठीक है तेजस, मैं दक्ष का पहना हुआ कपड़ा लाकर रखता हूँ और तुम मेरा ये काम करवा दो तो मैं तुम्हें और तांत्रिक बाबा को मुंह मांगा इनाम दूंगा। आप जल्दी से यहाँ के जमींदार बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इस नाचीज को अपने सेवा में रखिएगा और देखिए कि ये आपके लिए क्या क्या करता है। अगले दिन तेजस संग्राम को अपने साथ लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। उस समय तांत्रिक बाबा कुछ सिद्धि कर रहे थे, तो दोनों इंतजार करते हैं और जब उनके सिद्धि का काम खत्म हो जाता है तो वो तेजस की तरफ देखते हैं। आओ तेजस, आज किस समस्या का समाधान के लिए तुम मेरे पास आए हो? साफ साफ बताओ। तेजस दक्ष के खिलाफ तांत्रिक बाबा को कई सारी झूठी कहानी बनाकर सुनाता है, जिस पर विश्वास करके तांत्रिक बाबा दक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। मुझे दक्ष के पहने हुए कपड़े चाहिए। इसके बाद संग्राम तेजस को दक्ष के इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा देता है, जिसे वो तांत्रिक बाबा को दे देता है। वो कपड़ा अपने हाथ में लेकर तांत्रिक बाबा, आओ मेरी जहरीली नागिन, आज वो दिन आ ही गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाल के रखा है। उसी वक्त एक जहरीली नागिन तेजी से लहराते हुए आती है और तांत्रिक बाबा के सामने बड़ा सा फन निकाल कर खड़ी हो जाती है, मानो आज्ञा का इंतजार कर रही हो। तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति से नागिन को अपने वश में कर रखा था, जो कि बहुत ही जहरीली थी। उसका डसा हुआ इंसान पानी भी नहीं मांगता था। तभी तांत्रिक दक्ष के कपड़े को नागिन के पास ले जाके, नागिन, ये दक्ष के कपड़े हैं। अब तेरा यही शिकार है जिसे तुम्हें खत्म करना है और आज की रात दक्ष की आखिरी रात होनी चाहिए और कल का सूरज वो नहीं देख पाए। अब जल्दी से इस काम को अंजाम देके मेरे पास आओ। वो नागिन एक विशेष नागिन थी, जो कि सूंघने के साथ साथ सुन भी सकती थी। वो उस कपड़े को सूंघ लेती है और संग्राम और तेजस की ओर ध्यान से देखती है। फिर तांत्रिक बाबा नागिन को एक टोकरी में रखकर तेजस को दे देते हैं। दोनों वापस अपने रियासत में लौट आते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। यहाँ दक्ष अपने पिताजी को रियासत की आमदनी और खर्चे का हिसाब बता रहा था। आगे क्या काम करने वाले हैं, उस पर वो दोनों बाप बेटे मशविरा कर रहे थे। विक्रम दक्ष के काम से बहुत खुश थे और उसे शाबाशी भी देते हैं। उसके बाद दक्ष अपने पिताजी को प्रणाम करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। उसकी एक आदत थी, वो सोने से पहले हमेशा ही भगवान का ध्यान किया करता था। इसीलिए हर रोज की तरह अपने बिस्तर पर बैठकर वो भगवान का ध्यान करने लगता है। ध्यान करके वो सो जाता है। यहाँ संग्राम और तेजस नागिन की टोकरी लेकर दक्ष के सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों ने पाया कि दक्ष सो चुका है,
वो कमरे में जाकर धीरे से टोकरी का मुंह खोलकर नागिन को दरवाजे के पास खुला छोड़ देते हैं। नागिन तेजी से गुस्से से लहराती हुई दक्ष के पास जाने लगती है। वो बिस्तर पर चढ़ जाती है और रेंगते हुए दक्ष के सीने पर जाकर गुस्से से अपना फन फैलाकर फुफकारती है। फुफकार की आवाज सुनकर दक्ष की नींद खुल जाती है और वो अपने सीने पर नागिन को बैठा देखकर डर जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी वो नागिन के सामने हाथ जोड़ता है। इन सभी बातों को देखकर दरवाजे के पीछे छुपे संग्राम और तेजस बहुत खुश होते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मैंने तो आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर मुझे आज अपनी ऐसी मौत देखकर आश्चर्य हो रहा है। अगर आप मुझे मारना चाहती हैं, तो आप अपना धर्म निभाइए। दक्ष का चेहरा देखने के बाद नागिन का सर एक बार चक्कर खा जाता है और मस्तिष्क में जोरों से बिजली चमकती है। फिर उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। उसने दक्ष को पहचान लिया क्योंकि उसकी आंखों में उसके चेहरे की तस्वीर कैद थी। फिर उसे समझते देर न लगी कि ये वही इंसान है जिसने एक दिन उसकी जान बचाई थी और उसके जख्मों का इलाज कर उसे जीवन दान दिया था। इसके बाद नागिन अपना फन समेट लेती है और दक्ष के सीने पर लेटकर अपना आभार व्यक्त करती है और सोचने लगती है कि जिस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की थी, वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब नागिन बहुत ही तेजी से बिस्तर से नीचे उतरती है और तेजस और संग्राम को ढूंढने लगती है। वो संग्राम और तेजस की ओर जाने लगती है तो तेजस, जा नागिन जा और दक्ष को डस कर उसे सदा के लिए सुला दे, नहीं तो तांत्रिक बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागिन बहुत ही गुस्से से और तेजी से संग्राम और तेजस की ओर जा रही थी। ये देखकर दोनों बहुत घबरा गए और भागने के लिए पलटे तो संग्राम वहाँ से भाग निकला, लेकिन हड़बड़ी में तेजस वहीं पर गिर जाता है और जब तक वो उठ पाता तब तक नागिन ने उसके सर पर डस लिया। वो झटपटाते हुए तुरंत ही मर गया। ये सब देखने के बाद बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए संग्राम तेजी से अपने पिताजी के कमरे में भाग जाता है। संग्राम भागते भागते गिर गया कि तभी नागिन उसके सीने पर चढ़कर गुस्से से फन निकालने लगी। नागिन संग्राम को डसने ही वाली थी कि तभी दक्ष उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करता है। नागिन, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। वो नादानी और बहकावे में आ गया था। अगर किसी को मारना ही है तो आप मुझे मारकर अपना क्रोध शांत कीजिए। वैसे भी मैं अपने भाई के बिना नहीं जी पाऊंगा। अपने भाई के प्रति प्यार देखकर नागिन का गुस्सा शांत हो जाता है और वहाँ से जाने लगती है तो सभी लोग हाथ जोड़कर नागिन का अभिनंदन करते हैं और नागिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद संग्राम दक्ष के पैरों में गिर जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसे भाई के साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव किया। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे आप पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? नहीं भाई, मुझे अपने अपराध की सजा मिलनी चाहिए। पिताजी, आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। शोरगुल सुनकर रेणुका भी वहाँ आ जाती है। विक्रम के पूछने पर संग्राम ने सभी को सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलतियों के लिए सभी से माफी भी मांगी। इस घटना के बाद संग्राम के दिल के सारे मैल धुल जाते हैं और वो भी एक सच्चे इंसान की तरह सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना किया हुआ कर्म हमेशा लौट के हमारे पास आता है। अगर आप कोई भी कर्म करे तो उसे ऋण के रूप में याद रखें, क्योंकि वो आपके पास जरूर लौट के आएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें।